पूरे हिंदुस्तान में इस एक आदमी की सिर्फ 2 तस्वीरें हैं, गिनती की 2। ये वो आदमी है जिसने रॉ बनाई, जिसने 13 दिन में पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में काट दिया, जिसने 320 साल पुरानी एक बादशाह को नक्शे से मिटा दिया और फिर जानबूझ के अपने आप को इतिहास से मिटा दिया। आज हम उनकी शक्ल तक नहीं जानते। जिसने इतना कुछ किया उसे इतिहास ने क्यों याद नहीं रखा या किसी ने रखने ही नहीं दिया? उनका नाम था रामेश्वर नाथ काउ। 1971 जब उनकी एजेंसी ईस्ट पाकिस्तान में काम कर रही थी, तब करीब 1 करोड़ लोग अपना सब कुछ छोड़ के इंडिया भाग रहे थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो कीमत है जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। कहते हैं फ्रांस के लेजेंडरी स्पाई मास्टर काउ को अपने वक्त के चंद सबसे महान इंटेलिजेंट चीफ्स में गिनते थे और मरने से पहले इस आदमी ने अपनी यादें अपनी खुद की आवाज में टेप पे रिकॉर्ड करके एक वोल्ट में बंद कर दी, जिसमें कहा जाता है उसके 3 सबसे बड़े राज शामिल है: बांग्लादेश, सिक्किम और इंदिरा गांधी की हत्या। हिदायत सिर्फ एक थी, एक जनरेशन तक कोई नहीं सुनेगा। वो वक्त अब आ चुका है और फिर भी अभी तक खामोशी। 10 मई 1918 बनारस एक कश्मीर पंडित के घर एक लड़का पैदा होता है। एक ऐसा परिवार जो पीढ़ियों पहले अपना घर कश्मीर छोड़ चुका था। 5 साल की उम्र में काउ के पिता चल बसे। घर एक झटके में बिखर गया था। उसका बचपन एक सूटकेस बन गया। कभी बड़ौदा, कभी उन्नाव, फिर बनारस। हर 2 साल में नया शहर, नया स्कूल। एक मोटा शर्मीला लड़का जिसे क्लास के बच्चे काउ कह के चिढ़ाते थे और जो बच्चा हर नए कमरे में सबसे पीछे बैठ के लोगों को सिर्फ देखता रहता था, वो एक हुनर सीख जाता है: लोगों को पढ़ना। ये हुनर आगे चल के उसे दुनिया के सबसे खतरनाक जासूस में से एक बना देगा। जो कभी उसकी कमजोरी थी वही उसका सबसे बड़ा वेपन बन गया। पढ़ाई में टॉपर, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स। 1940 में सिर्फ 22 साल की उम्र में इंपीरियल पुलिस। 1947 में इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीधा नेहरू की सिक्योरिटी के इंचार्ज। लेकिन उसकी असली ट्रेनिंग किसी क्लासरूम में नहीं, एक प्लेन क्रैश में हुई। 1955 कश्मीर प्रिंसेस नाम का एक एयर इंडिया प्लेन हवा में फट गया। निशाना था एक ही आदमी, चाइना का प्रीमियर जोहू इलाई। उस जांच में इंडिया की तरफ से काउ था और वहां उसने एक बात देखी जो वो कभी नहीं भूला। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं जो को इस साजिश की खबर पहले से थी। उसने अपनी जगह कुछ छोटे लोग उस प्लेन में भेज दिए थे। वो लोग मर गए, जो बच गया। इस खेल में जो लोग मरते हैं वो अक्सर वो नहीं होते जो असली खेल में खेल रहे होते हैं। काउ ने ये 37 साल की उम्र में ही सीख लिया। जो लड़का इतना इनविजिबल था कि कोई उसका नाम ठीक से नहीं बोलता था, वो अब एक ऐसा आदमी बन रहा था जिसे कोई देख ही नहीं सकता था। बस सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, उसे जन्म देने के लिए इंडिया को पहले 2 बार बुरी तरह हारना जरूरी था। 2 बार 1962 में चाइना ने हमला किया। हमारे सोल्जर पहाड़ों में बिना सर्दियों के कपड़ों के एक ऐसी आर्मी के सामने जिसकी कोई खबर नहीं थी, हम हार गए। और 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर में हजारों सोल्जर घुसा दिए। फिर से खबर वक्त पे नहीं मिली। एक ही एजेंसी आईबी घर भी संभाल रही थी और बाहर भी, और डूब रही थी। इंडिया को एक नई आंख चाहिए थी, सिर्फ बाहर के लिए। 1968 इंदिरा गांधी ने वो आंख बनवाई, रॉ, और पहले चीफ बने काउ। और यहां काउ ने जो डिजाइन किया वही इस कहानी का दिल है। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिसके सिर्फ 3 उसूल थे: चीफ जवाब देगा सिर्फ एक इंसान को, प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट के सामने कोई हिसाब नहीं और एजेंट्स का नाम कहीं नहीं, ना फाइल में ना रिपोर्ट में। सोच के देखो, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ एक आदमी की मर्जी पे चलती है और जिसे दुनिया देख ही नहीं सकती। ये इंडिया की सबसे बड़ी ढाल थी। और एक सवाल भी जिसमें हम अंत में आएंगे। काउ ने अपनी टीम खुद चुनी, आईपीएस, फौज, प्रोफेसर, डिप्लोमेट्स, हर जगह से सबसे तेज लोग, और उन्हें एक नाम मिला, काउ बॉयज। आज भी रॉ के अंदर ये लोग एक लेजेंड हैं। और फिर आया वो साल जिसके लिए ये मशीन बनी थी, 1971। ईस्ट पाकिस्तान लोगों ने चुनाव जीता, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के जनरल्स ने पावर देने से मना कर दिया। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान आर्मी ने अपने ही लोगों पे ऑपरेशन सर्च लाइट चला दिया। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में 100 स्टूडेंट, सुबह तक लाश घर के घर जला दिए गए। हिंदुओं को भी चुन चुन के मारा गया और 1 करोड़ लोग बरसात में बच्चों को कंधे पे उठाए सरहद पार करके इंडिया भागे। यही चुपचाप काउ अपनी मशीन काम पे लगा देता है। उसने उन बंगाली नौजवानों को जिन्होंने शायद कभी बंदूक नहीं छुई थी, एक फौज में बदल दिया, मुक्ति बाहिनी। और अब कुछ ऐसी बातें जो हमें टेक्स्ट बुक में नहीं बताई जाती। हम 13 दिन की जंग पढ़ते हैं,
है ना, ये सच बात है। वो 13 दिन तो सिर्फ आखिरी वॉर था, असली जंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। अप्रैल में चुपचाप काओ के लोग मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग दे रहे थे, खबर निकाल रहे थे, हथियार पहुंचा रहे थे। जब दुनिया ने दिसंबर में टैंक्स देखे तब तक काओ अपनी आधी जंग जीत चुके थे। दिसंबर 1971, 13 दिन, 93,000 पाकिस्तान सोल्जर्स ने सरेंडर किया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की सबसे बड़ा सरेंडर, एक नया देश बांग्लादेश। ये 1 करोड़ लोगों का दर्द था जिसे एक आदमी ने पर्दे के पीछे खड़े होके एक देश में बदल दिया। बांग्लादेश उस वर्ल्ड की पहली फाइल है। दूसरी फाइल जो और उलझी हुई है और उसका नाम है सिक्किम, क्योंकि जिस साल काओ एक देश बना रहा था उसी साल वो एक दूसरे देश को मिटा भी रहा था। और ये कहानी उतनी साफ नहीं है। सिक्किम हिमालय में बसा एक छोटा सा राज्य है, 320 साल पुरानी राजशाही, अपना राजा, चोग्याल, अपना झंडा, एक अलग मुल्क, इंडिया की प्रोटेक्शन में, लेकिन इंडिया नहीं। अभी हम देखेंगे आखिर हुआ क्या बिना किसी सफाई के। अप्रैल 1975, एक देश जिसकी पूरी आबादी सिर्फ 2 लाख थी और उस 2 लाख के देश में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 40 हजार इंडियन सोल्जर उतार दिए गए। राजा खुद अपने महल में कैद था, इंडियन फौज के पहरे में। बाहर के जर्नलिस्ट को अंदर आने नहीं दिया गया। और फिर हुआ एक रेफरेंडम, स्थान में 0.55% वोट मोनार्की को खत्म करने के हक में। एक ऐसे देश में जहां हर तरफ सिर्फ फौज थी। 16 मई 1975, 320 साल पुराना राज खत्म। सिक्किम अब इंडिया का 22वां स्टेट बन गया। चाइना और पाकिस्तान ने तो इसे जबरदस्ती का कब्जा कहा और वो दुश्मन थे, उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। 1978 में खुद भारत के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने खड़े होकर माना कि सिक्किम के साथ जो हुआ वो गलत था। अब दूसरा सच जो उतना ही असली है, सिक्किम चिकन नेक के ठीक ऊपर बैठता है, वो पतली जमीन जो बाकी इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। चाइना सामने और चोग्याल चुपके से नेपाल में चाइना और पाकिस्तान के लीडर से मिल रहा था। दिल्ली के लिए ये एक दरवाजा था जिसे बंद करना जरूरी था। और यही काओ की असली चाल थी, जो जमीन पे नहीं लोगों के दिमाग में चली। चुग्याल की पत्नी एक अमेरिकन थी, होप कुक। और जब आंदोलन तेज हुआ, इंडियन मीडिया और इंटेलिजेंस सर्कल्स में एक कहानी चली कि ये रानी असली में CIA की एजेंट है, एक स्पाई क्वीन। ये इल्जाम आज तक साबित नहीं हुआ। हिस्टोरियंस और खुद के पुराने रॉ ऑफिसर्स कहते हैं इसका कोई सॉलिड सबूत नहीं है। लेकिन बात सबूत की थी ही नहीं, बात परसेप्शन की थी। जब लोगों ने मान लिया कि महल में एक विदेशी जासूस बैठी है, तब उस राजे का हक ही खत्म हो गया। लोगों की नजर में गद्दी अब उसकी थी ही नहीं। ये काओ का हुनर था, उसने सिक्किम टैंक से नहीं एक कहानी से लिया। तो सच क्या है, दोनों एक स्ट्रेटेजिक जरूरत और 320 साल पुरानी रियासत का मिट जाना। और इंडिया इसे ग्लोरियस विक्ट्री कहता है। और उसी 1975 में काओ की जिंदगी का सबसे दुखदाई लम्हा, ढाका। उसे पता चला कि बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ उनके अपने जनरल्स को प्लान कर रहे हैं। मुजीब वो आदमी जिसका देश बनाने में काओ ने मदद की थी। गोखले की बायोग्राफी कहती है काओ ने खुद ये वार्निंग मुजीब तक पहुंचाई थी, मुजीब ने नहीं मानी। 15 अगस्त 1975 उन्हीं ही ऑफिसर्स ने बगावत कर दी। मुजीब और उनका पूरा परिवार सबको मार दिया गया। जो आदमी हर देश की चाल पहले पढ़ लेता था, वो उस एक इंसान को नहीं बचा पाया जो सुनना ही नहीं चाहता था। 2 देश, 2 सील्ड फाइल्स, अब सिर्फ एक फाइल बची है उस वर्ल्ड में। सबसे खतरनाक उस रात की जब उसकी अपनी बॉस इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई। और काओ को यह पहले से पता था। 1977 इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। काओ अपनी कुर्सी छोड़ के गायब हो गए, ना इंटरव्यू ना बयान। रिटायरमेंट में वो आदमी जो मुल्क का नक्शा बदल चुका था, अब चुपचाप मूर्तियां बनाता था। कोई पद नहीं, कोई पब्लिक लाइफ नहीं। जिस आदमी ने इतना कुछ बनाया वो बस अब गुमनाम रहना चाहता था। 1980 में इंदिरा वापस आई, काओ को सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, इफेक्टिवली इंडिया का पहला NSA। फिर 1984 में इंदिरा की हत्या, कहते हैं काओ ने उसे भी पहले आगाज कर दिया था। 20 जनवरी 2002 एक आखिरी डिटेल, उन दिनों उनका छोटा भाई हॉस्पिटल में बीमार था। काओ अपनी सेहत बुला के खुद उसी हॉस्पिटल में भाई के कमरे में भर्ती हो गए ताकि भाई को छोड़ना ना पड़े। वहीं 83 साल की उम्र में रामेश्वर नाथ काओ चल बसे। कुछ दिन बाद उनका भाई भी चल बसा। जो आदमी जिंदगी भर पर्दे के पीछे रहा, वो चुपचाप पर्दे के पीछे ही चला गया। और वो टेप्स आज भी दिल्ली के एक आर्चिव में हैं। कुछ कहते हैं वो साल 2025 था, कुछ कहते हैं 2027। मतलब वो अभी भी टेप्स हैं। कुछ कहा नहीं जाता, कुछ कह नहीं रहे, या हमें नहीं बताया जा रहा कि उन टेप्स में आखिर है क्या।
और आज जब पाकिस्तान के अंदर लोग मारे जाते हैं और इंडिया कहता है सबूत दो, ये उसी डिजाइन की वजह से मुमकिन है जो काओ ने बनाया था। एक एजेंसी जो सिर्फ एक इंसान को जवाब दे और जिसे दुनिया देख ना सके, वो इनविजिबिलिटी इंडिया की ढाल है। और एक सवाल भी जिसका जवाब हमने आज तक नहीं दिया। कुछ लोग इतिहास लिखते हैं, कुछ लोग इतिहास बदलते हैं और कुछ लोग इतिहास में दिखते ही नहीं। रामेश्वर नाथ काओ तीसरी किस्म के आदमी थे। और ऐसे ही एजेंट काओ ने और भी बनाए जिनका नाम कहीं दर्ज नहीं है। जिनमें से एक थे रविंदर कौशिक, जिनके बारे हमने एक स्टोरी बनाई, वीडियो बनाई। वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के आइकन में मिल जाएगी, आप वो भी सुने। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।